एक बार आरसी को मैसेज कर दे, उसको लाइक क्लास में कोई आया नहीं तो बोलते लक्ष्मी आ गई, तो सोची थोड़ा लेट में भी आएंगे तो चलेगा। ठीक है चलो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मुझे ये पढ़ाना है क्योंकि अब आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, मतलब कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, सारे कंट्री का कॉम्पिटेटिव आ रहा है। 2 बार इस बार क्वेश्चन आया कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का, कंट्री से कंपेरिजन करना। यूएस से तो ऐसे भी पहले आता है हमेशा, यूएस हम लोगों का सिलेबस में है। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पढ़ना, तो इसलिए मैं पहले जो कंट्री लाई हूँ वो यूएसए है। और भी बहुत सारी है, जैसे हम लोग फ्रांस भी पढ़ेंगे, यूएसए पढ़ेंगे, यूके पढ़ेंगे। ठीक है, यूके पढ़ेंगे हम लोग, यूएस पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना है, स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है। चलो आ जाओ, सबसे पहला बात हमको जो पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ द यूएस, हमको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में। अच्छा, अभी जैसे मैं बोली थी कि देखती हूँ ये क्या तब तक कब तक क्लास चलता है। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज लेड डाउन इन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में भी रिटेन है ना, इंडिया में भी रिटेन है और यूएस में भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, एक मिनट कॉल आ रही, 1 मिनट, मैं 1 मिनट लक्ष्मी, थोड़ा हम खाली बस रिप्लाई कर दे, मेरे ननद का कॉल है, हम बोल दे रहे क्लास करा रहे हैं। ठीक है, हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक, समझ में आ गया। हाँ, हम लोगों को क्या पढ़ना है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट कब बना, क्योंकि अब एकदम डीपली क्वेश्चन आ रहा है। मैं ग्रुप में भी सेंड की होंगी, पता नहीं ग्रुप में सेंड की होगी ना। एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा कि 14 पॉइंट प्रिंसिपल वुडरो विल्सन का कब आया था, तो 1918, और मैं डेट भी याद कराई थी, मेरा पीडीएफ में भी है, 8 जनवरी, और रेड से हाईलाइट किया हुआ। वो क्वेश्चन आया था, सोचो 8 जनवरी पूछ रहा था, जनवरी मतलब तुम्हारा डेट पूछा था, तो मैं वो करवाई थी। तो सुषमा मुझे बोली, सुषमा का ये गलत हुआ, तो मैं सुषमा को पीडीएफ भेजी, अगर तुम्हारे पास भी पीडीएफ होगा तो तुम देखना, मैं करवाई हूँ 8 जनवरी करके करवाई थी, कि 8 जनवरी 1918 में 14 पॉइंट प्रिंसिपल वुडरो विल्सन का आया था। तो तुम लोगों को अब डीप भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पूछ रहा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब बनाया गया था, तो 1787 में, कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अब एनटीए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए जो कभी नहीं पूछा गया वो भी पूछ ले रहा। तो हम लोग जब सब पढ़ रहे तो ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख लो भाई, पढ़ना बहुत ईजी है। 1787 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना है। ठीक है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ड्राफ्ट, कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ है, तो भाई कब हुआ है? 1787 में। इसको रेटिफाई कब किया गया था? रेटिफाई कब किया गया था? 1788। जस्ट 1 साल के बाद इसको क्या किया गया? रेटिफाई। लेकिन ये इनफोर्स में कब आया? एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन तुमसे यही पूछ सकता है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में कब आया, कब बना? तो 1789, 3 डेट ड्राफ्ट बना, एक में रेटिफाई हुआ और तीसरे में इनफोर्स हुआ। ठीक है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ओल्डेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। अगर तुमसे ये एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आया हुआ, अभी का क्वेश्चन नहीं लेकिन ये पहले का है, 2015-16 का क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे तुम 17 का, तो ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। जैसे स्टेटमेंट में टाइप में क्वेश्चन में है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो भी रिटेन में, तो ये तो तुम्हारे का आंसर बन गया। एक हम लोग पढ़े कि इनफोर्स में कब आया इसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1789। नेक्स्ट है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटेन में। ठीक है ना, लेकिन यूएस में जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, देख लो, बाप रे बाप, 1789 में ही कॉन्स्टिट्यूशन इसका बन गया था। ठीक है, तो क्या यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था? यस, हुआ था। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट यूएस में हुआ था। ठीक है ना, कौन कौन है हम लोग देखते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पे देखते हैं। 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ। 13 अमेंडमेंट हुआ था। एक और था जो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी, वो मुझे मिल नहीं रहा था एग्जैक्ट, वो क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है,
13 अमेंडमेंट जो हुआ था 1865 में, देख लो 1865 में, यहाँ पे सैलिबरी सिस्टम को एबोलिश किया गया था, मतलब खत्म किया गया था। जैसे यूएस में पहले तुमको पता होगा कि स्लेब वाला सिस्टम चलता था, मूवी भी बहुत बना हुआ है इस पे। यूएस में अगर तुम देखोगी तो तुमको मिलेगा कि स्लेब पे मूवी बना हुआ है, जैसे कि जो ब्लैक होते थे उनको स्लेब बना लिया जाता था जिंदगी भर, यहाँ तक उनके बच्चे होंगे तो वो भी स्लेब बनेंगे, इस तरह से था। तो ये वाला ना 13 अमेंडमेंट लाया गया, 13 अमेंडमेंट 1865 में, बोला कि अब हम लोग स्लेवरी सिस्टम को खत्म करेंगे और ये इलीगल है। अगर कोई पर्सन यूएस में स्लेव रखता है किसी भी इंसान को, तो उसको इलीगल समझा जाएगा। ये हो गया 13 अमेंडमेंट बोला गया। 14 अमेंडमेंट ठीक इसके जस्ट 3 साल बाद 1968 में होती है। यहाँ पे बोला गया, जैसे यूएस में तुम देखी होगी, यूएस में डुअल सिटीजनशिप होता है ना। ये इसमें क्या होता है बोलो तो, डुअल सिटीजनशिप एक, मतलब हम लोग अगर सिटीजनशिप है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप है ना। हम लोग जनरली बोलते हैं हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप है, लेकिन यूएस में क्या बोलेंगे कि नहीं, हम लोग किस चीज के सिटीजन, हम लोग डुअल सिटीजनशिप है। कहने का मतलब एक तो स्टेट का सिटीजन होता है, डुअल सिटीजनशिप का मतलब मैं बता देती हूँ। एक तो स्टेट का सिटीजन होगा और दूसरा कंट्री का भी सिटीजन होगा। तो यूएस के लोग अपने कंट्री के भी सिटीजन होते हैं और अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं, ठीक है। तब इसमें ये बोला गया कि इन दोनों में सुपीरियर सिटीजनशिप कौन होगा, ठीक है ना। कंट्री यानी नेशनल सिटीजनशिप, स्टेट यानी स्टेट सिटीजनशिप। तो यहाँ पे 14 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 14 अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग किया गया 1968 में। बोला गया कि जो नेशनल सिटीजन है ना, वो लीगली सुपीरियर होगा स्टेट सिटीजनशिप से, ठीक है। और यहाँ पे 14 अमेंडमेंट में ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया लोगों को। क्या दिया गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक मिनट, राइट ऑफ भी कहाँ गया? भाई वो डिलीट हो गया क्या? अरे यहाँ से देखो, देखो ये वाला देखो, मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, ठीक है ना। इसको देखो, मैं इसको हाईलाइट करूँ, ये भी है, ये तो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मैं इसको क्यों नहीं हाईलाइट की, मेरे माइंड से निकल गई, ठीक है। ये देखो, ये भी है। सबसे पहले फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुआ यूएस में। मैं कैसे, सॉरी, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ, ठीक है, समझ में आया जैसे। हम बोल रहे कि बिल ऑफ राइट क्या गया, सब ये एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो यूएस में पहली बार फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट में क्या किया गया? फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, सिटीजनशिप को दिया गया फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ एग्जाम में कि यूएस में फंडामेंटल राइट्स कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई है, तो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट के थ्रू यूएस में फंडामेंटल राइट्स आई है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब सिटीजन को दिया गया कि आपको भी फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं अमेरिका में, ठीक ना। इसको कलेक्टिवली अगर सब मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? बिल ऑफ राइट्स। अगर एग्जाम में पूछे कि यूएस में बिल ऑफ राइट्स कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई, तो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। या तुमसे पूछे कि यूएस में कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 10 अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 13 अमेंडमेंट, ठीक है। 13 अमेंडमेंट में क्या किया गया था? स्लेवरी को खत्म किया गया था। यूएस में बोला गया था कि अगर कोई भी स्लेव रखता है तो इलीगल समझा जाएगा। 14 अमेंडमेंट में क्या गया था कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप है ना। क्या है? डुअल सिटीजनशिप। तो जब डुअल सिटीजनशिप है, तो अगर दो स्टेट का भी अलग सिटीजन है कंट्री का, तो इनमें सुपीरियर कौन होगा? तो नेशनल सिटीजन। तो ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था? 14 अमेंडमेंट 1968 में बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आया 15 अमेंडमेंट 80-70, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे पहले तुम्हारा क्या था, मैं यहाँ बता रही हूँ कि अमेरिका में जब तुम्हारा राइट टू वोट आया था ना, कि राइट टू वोट, ठीक है, तो बोला गया था अमेरिका में कि जो स्लेव होंगे, ठीक है, जो वुमेन होंगे, या जो ओल्ड मैन होंगे, ठीक है ना, जो बूढ़े आदमी होंगे, इन लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया जाए। तो फिर 15 अमेंडमेंट किया गया 1970 में। अब बोला गया कि जो फॉर्मर स्लेव थे, जो पहले स्लेव थे, जिनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ, उनको राइट टू वोट दिया जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, स्लेव को बोला गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है, पहले स्लेवरी खत्म हुआ, फिर नेशनल सिटीजनशिप को सुपीरियर माना गया,
15 अमेंडमेंट में बोला गया कि भाई स्लेब जो है, जो पहले जो स्लेब रह चुके हैं यूएस में, उनको राइट टू वोट का राइट दिया जाएगा। कोई रेसिस के बेसिस पर वोट देने से इनकार नहीं किया जाएगा। माने कि वो ब्लैक है। स्लेब कौन होते थे? क्या अंग्रेज होते थे? नहीं, वो लोग स्लेब किसको बनाते थे? ये क्या नाम है, स्लेब वो लोग किसको बनाते थे? तुम्हारा जो ब्लैक होते थे ना, ब्लैक को ही स्लेब बनाते थे। जो ब्लैक होते थे ना, उनको ही वो लोग क्या करते थे? एक मिनट दिया को मैं ज्वाइन कर। अच्छा, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास पार हुआ तो तो मैं वही बता रही हूँ जैसे कि पहले क्या था कि स्लेब सिस्टम था, ठीक है। तो स्लेब सिस्टम जब हटा तो क्या किया गया, बोला गया कि अब जो स्लेब सिस्टम हट गया, तो जो पहले स्लेब थे अब उनको राइट टू वोट दिया जाएगा। और ये 15 अमेंडमेंट 1870 एक्ट के थ्रू दिया गया, ठीक है। फिर 9, ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी पढ़ाई हूँ और ये एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये मैं कहाँ पढ़ाई थी? फेमिनिज्म में पढ़ाई थी, ठीक है। फिर यूएस में हुआ तुम्हारा 9 अमेंडमेंट, ठीक है, 19 अमेंडमेंट। देखो पहले मैं पढ़ाई की फर्स्ट 10 अमेंडमेंट, फिर पढ़ाई 13 अमेंडमेंट, फिर पढ़ाई 14 अमेंडमेंट, फिर पढ़ाई 15 अमेंडमेंट, अब पढ़ा रही हूँ 19 अमेंडमेंट। 19 अमेंडमेंट कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एक ऊपर वाला कहाँ है? ये वाला, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट नहीं की थी, लेकिन देख लो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना तो ज्यादा फोकस करना है। 19 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? वुमेन को राइट टू वोट दिया गया, वो भी कब? 1920 में, ये डेट आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। 19 अमेंडमेंट के थ्रू यूएस में अब बोला गया कि वुमेन को भी राइट टू वोट दिया जाएगा। मैं तुम लोगों को बताई थी, अभी भी बताई हुई बात, अभी जस्ट बताई हुई, फिर से बता रही हूँ कि राइट टू वोट पहले जब आया तो बोला गया कि किसको किसको नहीं दिया जाएगा। बोला गया स्लेव को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वुमेन को नहीं दिया जाएगा, ओल्ड मैन या वुमेन जो होती है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, बूढ़े आदमी लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओल्ड एज को नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले बोला गया कि जो स्लेब है, स्लेवरी सिस्टम तो खत्म हो गया, तो अब बोला गया कि ये 15 अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि नहीं, अब स्लेब को भी राइट टू वोट दिया जाएगा। और 19 अमेंडमेंट में बोला गया कि नहीं, अब वुमेन को भी राइट टू वोट दिया जाएगा 1920 में, ठीक है। उसके बाद 22 अमेंडमेंट हुआ, देख लो भाई 22 अमेंडमेंट 1951 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे ही पढ़ाएंगे। जैसे पहले क्या था यूएस में, कितना बार भी प्रेसिडेंट बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस बन जाए, 10 बार भी बन जाए कोई बने, 5 बार भी बने कोई नहीं, लेकिन बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई, हम लोग एक एक टर्म फिक्स कर देंगे। यूएस में एक पर्सन सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। कहने का मतलब है सिर्फ 2 टर्म्स, 4 इयर्स 4 ईयर करके 8 साल बन सकता है, यानी 2 टर्म ही बन सकता है, 2 बार ही बन। जैसे बराक ओबामा के बारे में से, डोनाल्ड ट्रम्प अब नहीं बन सकता है, कभी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार बन चुका है, ठीक है। यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 2 बार ही बन सकते। देख लो मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछे कि यूएस में प्रेसिडेंट बनने का जो टर्म है कि बस आप 2 ही बार बन सकते, ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया था? तो ये 22 अमेंडमेंट के थ्रू यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और 1951 में बोला गया था कि अब प्रेसिडेंट जो है अनलिमिटेड नहीं बन सकते हैं, बल्कि सिर्फ 2 बार ही बन सकते, उससे ज्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। अब मैं इसके बाद खत्म की तो थोड़ा मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। जैसे कि इस बार तुम्हारा एक फ्रांस से क्वेश्चन आया था, और एक और किस चीज से था? ऑस्ट्रेलिया से था। किससे था क्वेश्चन? एक तो फ्रांस से था, मुझे याद था, एक और किससे था? और सी बताओ तो, 2 कंट्री से। ऑस्ट्रेलिया, हाँ मैं उस दिन, हाँ देखो मैं उस दिन कराए भी भूल भी गई, ठीक है। था तो मैं अब इसलिए यहाँ से टॉपिक स्टार्ट की हूँ कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स से, कि कंट्री कराऊंगी। पहले तो मैं यूएस कराऊंगी, फिर यूके हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्रांस कराऊंगी, चाइना कराऊंगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कराऊंगी, ये सब कंट्री में कराऊंगी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में। तो मैं कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स ही स्टार्ट कर दी। अब कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में बहुत क्वेश्चन आया था, डेविड स्टोन का 2 क्वेश्चन आया हुआ, एक बुक पूछा था और एक ऑथोरिटेटिव ऑलोकेटिव। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं देखी कि बाहर से था बस, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। 13 अमेंडमेंट, 14 अमेंडमेंट, 15 अमेंडमेंट, 1922, और से थोड़ा सा छूटा हुआ देख लेना वीडियो में, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। तो भाई यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे 3 फीचर्स हैं, लेकिन देखो भाई एक और बता रहे, एक और भी है 3 फीचर। तो एक तो फेडरलिज्म है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको फीचर देखने को मिलेंगे? पहला फीचर मिलेगा फेडरलिज्म, ठीक है।
अगर तुम यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहोगी तो क्या देखने का मिलेगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहला तुमको फीचर मिलेगा फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म है। और अगर किसी को याद है तो बताओ एक फीचर और क्या है, और भी है सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी तो फीचर है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तीसरा फीचर से अगर किसी को याद है तो बताओ, किसी को भी, चेक एंड बैलेंस, है ना, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस, ये मेन मेन फीचर्स है जो कि एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे, और आया भी है, चेक एंड बैलेंस, ठीक है। ये चार हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूएस में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में ये सब चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो पहला क्या है तुम्हारा फीचर, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में बात है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट पावर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल भी बोलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट, बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, जब पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल डिवाइड किया जाता है। मान लो कि ये सेंटर है और मान लो कि ये स्टेट, अब पावर 50% इसको भी दे दिया, पावर 50% इसको भी दे दी, तो मैंने क्या किया, पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस तरह के सिस्टम को फेडरलिज्म बोला जाता है, जहाँ पे सेंटर भी स्ट्रांग है और स्टेट भी स्ट्रांग है। जबकि इंडिया में तुमको नहीं मिलेगा, इंडिया में तुमको सेमी प्रेसिडेंट मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रांग है और स्टेट का वीक है। लेकिन यूएस में तुमको दोनों इक्वल मिलेगा, इसलिए, ठीक है। बोला कि देयर आर, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं यूएस में, और स्टेट गवर्नमेंट को यूएस का स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गया। बोला कि फेडरल गवर्नमेंट का पावर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का पावर है कि वो वार को डिक्लेयर कर सकता है, अगर उसको दूसरी कंट्री के साथ वार करना है तो वो डिक्लेयर कर सकता है, एक बात। वो ट्रीटी बना सकता है, वो इंटर स्टेट कॉमर्शियल रेगुलेट, मतलब इंटर स्टेट दूसरे कंट्री के साथ हमको ट्रेड करना है ना, कॉमर्शियल से रिलेटेड कुछ करना है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर, ये तो सेंटर का पावर भी हम पढ़े। स्टेट का पावर है मैरिज के ऊपर पावर, स्टेट का पावर किस पे, मैरिज, डिवोर्स, एडुकेशन, इसके ऊपर पावर है। हम क्या पढ़े कि यूएस में क्या है, फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, स्टेट एंड सेंटर। तो हम सेंटर को फेडरल भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का हम पावर पढ़े कि फेडरल गवर्नमेंट सेंटर का पावर है कि वार को डिक्लेयर कर दो, ट्रीटीज बनाओ, या दूसरे स्टेट के साथ अगर, या स्टेट स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाओ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है कि मैरिज के ऊपर उसका पावर है, डिवोर्स के ऊपर उसका पावर है, एडुकेशन के ऊपर भी उसका पावर। लेकिन कुछ पावर ऐसे होते हैं जो कि दोनों को मिलता है, दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे से, शेयर पावर। जैसे कुछ पावर आर एक्सरसाइज बाय बोथ, फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। जैसे कि टैक्स को इम्पोज करना, ये दोनों का डिसीजन होता है, ठीक है ना। कोई क्रिमिनल को पनिशमेंट देना, है ना, ये सब दोनों का होता है भाई। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये बात है कि अगर हम लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अगर अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेन एवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड फेडरल लॉ, मान लो कि कोई लॉ है और इस लॉ को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होके लड़ाई हो रही है, तो किसके लॉ को माना जाएगा, फेडरल लॉ को माना जाएगा या स्टेट लॉ को माना जाएगा। तो भाई सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगी, मतलब यहाँ पर किसके बात को माना जाएगा, सेंट्रल के लॉ को। हम क्या बोले, पावर शेयर करेंगे, कुछ कुछ ऐसा चीज है जहाँ पे दोनों का पावर होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जब दोनों का पावर, मान लो कि ये चीज है, इस पे दोनों का पावर है, और सेंटर बोला कि नहीं मैं इसमें 50% कुछ ऐड करना चाहता हूँ और स्टेट बोला कि नहीं मैं 25% ऐड करना चाहता हूँ, तो बात किसका माना जाएगा, माना जाएगा फेडरल गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 4 में बोला गया। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ एक फीचर हम लोग पढ़े, फेडरलिज्म, हम क्या बोले, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर है, यहाँ पे फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस है। फेडरलिज्म अभी हम तुम लोग को पढ़ा दिए कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म।
ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब आप पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, एक एक चीज करके पढ़ के हम लोग क्लियर करेंगे। नहीं आएगा समझ में तो लोग पूछना, ठीक है। अगर स्पीड भी हो तो बोलना कि हाँ स्पीड है। सेपरेशन ऑफ पावर में लोग पढ़ते हैं, देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तुम्हारा फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर लिखा हुआ था, इसको तुम मैच करो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है जब हम पावर को, देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड गवर्नमेंट पावर एमंग थ्री ब्रांच, जब हम पावर को थ्री ब्रांच में बांट देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में खासकर होता है, जैसे यूएस में तुमको देखने को मिलेगा। यूएस में क्या है कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। तो आर्टिकल 1 में लेजिस्लेटिव के बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा गया है, आर्टिकल 3 में जुडिकल पावर के बारे में लिखा गया है, यानी फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव के अंदर को किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट। यहाँ हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं लेकिन यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपको कौन देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट। तो एक बात अभी हमें बताएंगे, रुक जाओ। सेपरेशन ऑफ पावर तो है भाई, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि जब गवर्नमेंट के तीन ब्रांच सेपरेटली इंडिपेंडेंट होकर एक दूसरे से काम करे तो इसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, आर्टिकल 1 सेक्शन 6 में बोला है कि ईच ब्रांच इज ऑपरेट बाय person entirely distinct from those operating to other two branch. Head of the each branch and choose by different procedure and serve the different term of it. अच्छा ये उतना इम्पोर्टेंट, इसको हटा, इसको बर्डन करना, इसको हटा, जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, फेडरलिज्म पढ़े, फेडरलिज्म पढ़ने के बाद हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पढ़े। हम लोग क्या पढ़े कि सेपरेशन ऑफ पावर का तीन पार्ट है ना, एक लेजिस्लेटिव, सॉरी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जब हम पावर को तीन पार्ट में बांट देते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर को बांट दिए, और ये लोग तीन ने, सॉरी बांटे नहीं, सॉरी ये लोग तीनों क्या करता है, हाँ सॉरी, पावर इन ब्रांच के पास है, ये लोग अपना सेपरेट होकर काम कर रहा है ना। बोला पावर को डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट के तीन ब्रांच के बीच में, ये लोग तीनों अपना इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जब गवर्नमेंट के तीन ब्रांच के बीच में पावर को बांट दिया जाता है और ये लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर जब काम करते हैं तो इनको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब हमको ये बात देखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर में हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको लेजिस्लेटिव को पढ़ना है कि लेजिस्लेटिव क्या है। आ जाओ, बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर में तीन चीजें, एक तो है लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव। बोला लेजिस्लेटिव का नाम है कांग्रेस, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां कांग्रेस बोलते हैं। तो ये जो कांग्रेस है ये किस टाइप का है, बोले ये कांग्रेस जो है ना, CONGRES, कांग्रेस पार्लियामेंट, इसके दो हाउस है, एक का नाम है सेनेट और एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आया हुआ क्वेश्चन है ना। बोला कि दो दो हाउस है, दो, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट और एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो बोला कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, बोला इसका काम होता है लॉ मेकिंग, ठीक है। समझ में आ गया, हम क्या पढ़े, लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है उसमें आएगा कांग्रेस, है ना, उसको बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस कैसा नेचर का है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो हाउस है, एक का नाम है सेनेट, सेनेट को बोलते हैं अपर हाउस, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं लोअर हाउस। हम लोग को सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ, बोला कि जो पहले सेनेट पढ़ेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेनेट, लेजिस्लेटिव के दो ब्रांच है, एक को बोलेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट और एक को बोलेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट जो है ये अपर हाउस है। सेनेट को बोला कि सेनेट क्या होता है, सेनेट में सेनेटर जो होता है ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, वोटर, वोटर इसमें यूएस में डायरेक्ट वोटर इनको सेनेटर को सिलेक्ट करते हैं। इनका कोई टर्म लिमिट नहीं है कि एक बार दो बार, कितने बार, जैसे प्रेसिडेंट का क्या बोला, प्रेसिडेंट का बोला कि सिर्फ दो बार ही इलेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका कोई टर्म नहीं है। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपोर्टेंट रह सकता है क्योंकि इस बार फ्रांस का पूछा था कि सेनेट का कितना मेंबर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितना मेंबर है, ठीक है। इस बार तुमसे फ्रांस का पूछा था कि कितना मेंबर है, एक मिनट। तो ये जो सेनेट है इसमें टोटल मेंबर तुमको 100 मिलेगा, ठीक है। अब बोलेगी ये 100 कैसे आया, और यहाँ पे टू सेनेटर लिखा हुआ है 50। यूएस में टोटल 50 स्टेट है, टोटल 50, ठीक है। ये 50 स्टेट से क्या करते हैं, हर एक स्टेट से दो मेंबर लेते हैं, हर स्टेट से दो पर्सन लेते हैं,
ठीक है ना। 50 स्टेट है और हर स्टेट से 2 मेंबर लेंगे। अब हर स्टेट से जब 2 सेनेटर लेते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 100 मेंबर, है ना। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि यूएस के सेनेट में या यूएस के अपर हाउस में टोटल सेनेटर कितने होते हैं तो 100, या टोटल मेंबर कितने होते हैं 100। अच्छा, क्या सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है? बिल्कुल। इनका जो सेनेटर होते हैं इनका टर्म क्या होता है? 6 ईयर। ये 6 ईयर तक हो सकते हैं। इनका एज 30 ईयर होना चाहिए, लेकिन 1/3 सेनेट हर साल इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड होते हैं। 1/3 ऑफ सेनेट इज इलेक्टेड या री इलेक्टेड होते हैं 2 साल के बाद। मतलब 2 साल के बाद क्या होता है? हाँ, एक मिनट में इसको कराई थी बहुत अच्छे से। एक मिनट में इसको थोड़ा इजी तरीके से बता रही हूँ। हम्म, मैं तुम लोगों को एक चार्ट बना के दी थी, तुम्हें याद होगा कि इसका मतलब क्या है। मैं बता रही हूँ, देखो बोल रहा है कि हर 2 साल के बाद क्या होता है। देखो 100 मेंबर तो है, हर 2 साल के बाद तुम्हारा है ना 2/3 कहाँ गया, 1/3 ऑफ द सेनेट इज इलेक्ट। मतलब हर 2 साल के बाद क्या किया जाता है? 2/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, हटाया भी जाता है, इलेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल बाद। ठीक है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या किया जाता है? हर 2 साल पे इनको हटाया जाता है। और फिर हटाएंगे तो लेंगे भी तो 1/3 ऑफ द सेनेट इज इलेक्टेड या री इलेक्टेड होगा 2 साल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। बोल रहा है कि हमको सेनेटर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो यूएस का सिटीजन होना चाहिए। अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं है तो कम से कम आप, अच्छा आप यूएस का सिटीजन है और आप रह रहे किसी और कंट्री में तो फिर भी आप सेनेटर नहीं बन रहे। सेनेटर बनने के लिए आपको कम से कम 9 साल तक उस कंट्री में रहना होगा। ठीक है, तभी आप बन सकते हैं सेनेटर, नहीं तो नहीं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात याद करना है कि सेनेट का टोटल मेंबर कितने हैं? 100। 50 में से 2 सेनेटर को हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 50 में से 2 सेनेटर को हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, है ना। और उसके बाद बोला जा रहा कि 2/3 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में। 2/3 मेंबर को, 2/3 सेनेटर को या सेनेट को इलेक्ट किया जाता है या री इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में। ठीक है, टर्म क्या है? 6 ईयर। ईयर क्या है? 30 ईयर। ठीक है, अच्छा इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर आ जाओ। अभी थोड़ा आ जाओ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इनका टर्म देख लो 2 साल है। ठीक है ना, इनको भी वही बोला गया है, कोई लिमिट नहीं है, जितना बार आपको अपॉइंट होना हो सकते हैं। इसको लोअर हाउस बोलते हैं। इसमें टोटल मेंबर 435 है। मैं इसको भूल गई हूँ हाईलाइट करना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर कितने हैं? 435। इनको इलेक्ट कैसे किया जाता? देख लो भाई, यहाँ पे इलेक्ट कैसे हो रहा तुम्हारा? हर स्टेट से ले रहा दो दो, है ना। वोटर ही इलेक्ट करना, लेकिन स्टेट से ले रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे देख लो, यहाँ पे एकदम साफ है कि 50 स्टेट है, 50 स्टेट से हर स्टेट से 2-2 मेंबर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला कि पॉपुलेशन के बेस पे, जैसे हम लोग का भी इंडिया में भी लोकसभा में कैसे दिया जाता है? पॉपुलेशन के बेस पे। जैसे यूपी में ज्यादा है तो यूपी में ज्यादा सीट दिया जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही बोला कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोगों को जब सीट मिलेंगे तो पॉपुलेशन के बेस पे दिया जाएगा। इनका टर्म क्या है? 2 साल के लिए। इनका ईयर क्या है? 25 ईयर के लिए। आपको कम से कम इनका मेंबर बनने के लिए 7 साल तक यूएस में रहना ही रहना है। एक बार मुझे बताओ तो यहाँ पर ही कि क्या तुम लोग को याद आया? मुझे बताओ सेनेट में टोटल कितना मेंबर है? 100। गलत बोली। हाँ नहीं सही बोली, सॉरी सही बोली। अच्छा नहीं नहीं सही बोली। मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर कितना है? 435। 435। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो मेंबर आते हैं वो कैसे आते हैं सेनेट में? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नहीं आरसी, हर एक स्टेट से 2 मेंबर लिया जाता है। 50 स्टेट में से हर 2 मेंबर को लिया जाता है। और यहाँ पे कैसे मेंबर आते हैं? पॉपुलेशन के बेस पे। बिल्कुल पॉपुलेशन के बेस पर। ठीक है, समझ में आ गया। इनका टर्म क्या है? इनका टर्म क्या है? 2 ईयर। और इनका टर्म क्या है? 6 ईयर। इनका ईयर क्या, एज क्या है? 25। और इनका एज क्या है?
30 हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग लेजिस्लेटिव पढ़ रहे, लेजिस्लेटिव कंप्लीट हो गया। देख लो लेजिस्लेटिव हम लोग क्या पढ़े हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। मैं फिर से एक बार रिविजन करा रही हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं यूएस का फीचर, फेडरलिज्म पढ़ लिए है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग पढ़े कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांच है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में हम लोग पढ़े कि लेजिस्लेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस है ना। और ये कांग्रेस का 2 पार्ट है, एक को हम लोग बोलते हैं, ये लेजिस्लेटिव का 2 पार्ट है, एक को हम लोग बोलते हैं सेनेट और एक को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, मतलब बीच बीच से जा रहे हैं ना, ये देखो अब ये पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर में एक पार्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव पावर। आ जाओ, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आएंगे, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आएंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, हम लोग लेजिस्लेटिव के अंदर किसको पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव्स के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि तुम्हारा सेनेट आएगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, याद रखना है ना, यानी कांग्रेस। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में अपोजिट है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यूएस में हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक ना, क्या प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब मैं बता दे रही, रुक जाओ। मान लो कि ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे लोग हैं, ये जाके डायरेक्ट वोट दे के प्रेसिडेंट को चूज करेंगे तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कोई है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, इसको वोट दे रहे, ये जाके इसको चूज करा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो आ जाओ, यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है, मैं बता रही हूँ कैसे। यूएस में जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता तो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को आपने वोट नहीं दिया, मतलब वहां के लोग, वहां के जो सिटीजन, में बता रही हूँ। देखो यूएस में इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो ये प्रेसिडेंट है और ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, तो अब तुम पूछेगी इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्टोरल रहेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल। इस इलेक्टोरल को वोट देते हैं, वोट कौन देगा, लोग, पीपल देंगे। ठीक है, पीपल जो है वोट देंगे इलेक्टोरल को। ये जो इलेक्टोरल को वोट मिलेगा ना, अब ये किस किस इलेक्टोरल को मिल रहा वोट, अब यही इलेक्टोरल क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को डिसाइड कर। देख लो, लोग नहीं चूज कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, मतलब लोग अपना इलेक्टोरल को चूज कर लिए कि हाँ। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज को, ये इलेक्टोरल कौन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है ना, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, प्रेसिडेंट को चूज करता है। तो डायरेक्ट तो नहीं चूज हुआ, लोग डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे। लोग डायरेक्ट यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देते थे, दिए हैं। लोग पीपल क्या करते हैं, अपने इलेक्टोरल को देंगे वोट। ये इलेक्टोरल क्या करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, इनको जिसको मन करेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो इस वजह से देख लो भाई, डायरेक्ट लोग नहीं, इनडायरेक्ट लोग चूज कर रहे हैं, तो इसलिए यूएस में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का जो तरीका है वह इनडायरेक्ट है। ठीक है, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। अभी हम बताएं कि लोग क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को चूज करते हैं, उनके मेंबर क्या करते हैं, जाके ये करते हैं ना। ए पर्सन कैन बी सर्व एज ए प्रेसिडेंट, एक पर्सन अगर वो प्रेसिडेंट है तो सिर्फ एक ही, टू इस बार, मतलब सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, 2 टर्म, यानी 4 ईयर करके 2 बार, है ना। ईच टर्म 4 ईयर, इनका टर्म कितना होता है, 4 साल। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं वहां यूएस में, 4 साल। तो बोला ये जो सिस्टम बनाया गया है, किसी प्रेसिडेंट 2 बार ही बैठ सकता है, 4 साल 4 साल करके। तो ये कौन सा अमेंडमेंट, 22 अमेंडमेंट, अभी ऊपर भी पढ़ाए हैं कि 22 अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया, लिमिट लगा दी गई कि बस प्रेसिडेंट इतने साल तक ही बैठ सकता है। तो बोला कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को इन्फोर्स करना। अभी हम लोग पढ़े कि लेजिस्लेटिव का काम क्या था, लॉ मेकिंग, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को इन्फोर्स करना। ठीक है, अब आ गया जुडिशरी। हम लोग गवर्नमेंट का 3 ब्रांच पढ़े थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में 2 पार्ट पढ़े, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट पढ़े, है ना।
फेडरल आएगा, जुडिशरी। बोले कि जितने भी फेडरल जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड होते हैं, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, यूएस के जज को अपॉइंट कौन करता है, अगर पूछे कि अपॉइंट कौन करता है तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमसे पूछे कि यूएस के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करती है तो तुम्हारा आंसर होगा कि प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद अप्रूवल लेता है सेनेट से। जब सेनेट अपना मंजूरी देती है, जो 100 सेनेटर होते हैं ना, वो लोग अपना अगर अप्रूवल दे देते हैं, मेजोरिटी दे देते हैं, तभी वो क्या नाम है, जज जो है वो फाइनल होंगे। प्रेसिडेंसी पे अपॉइंट करते हैं फाइनल, लेकिन इसको अप्रूवल देने का काम सीनेट करते हैं। ठीक है, जज को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन किसके अप्रूवल से? सीनेट के अप्रूवल से, है ना। अगर पूछे किसके अप्रूवल से, सीनेट के। तो ये जो जज है यूएस में, पूरा कंट्री में तुम देख लेना, ऐसा जज देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक बार जज बन गए तो अपनी पूरी जिंदगी तक का जज बने रहे। लेकिन एक तुम्हारा पर्पस ये है कि सिर्फ जज बनने से नहीं, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जज बन गए सबका मर्डर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गुड बिहेवियर अगर आपका है सबसे अच्छा, तो आप जिंदगी भर तक जज रहिए, जब तक आपका मौत ना हो। सॉरी, जब तक का, हाँ, जब तक आपका मौत ना होगा तब तक आप अपना जज बने हुए हैं, या फिर आप खुद से रिटायरमेंट ना लें। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि आप जुडिशरी को बहुत इंडिपेंडेंसी दी। दूसरा आता है जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई कानून ला रही है, क्या कोई लॉ ला रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रही है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उसको पावर है कि वो जाके चेक करेगी। और अगर उसको लगा कि हाँ ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या लोगों के लिए वायलेशन है, तो वो क्या बोल देगी, नालाफाइड, है ना, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब बोल के वो क्या करेगी, खत्म कर देगी, है ना। तो जुडिकल रिव्यू कहाँ से आया था अमेरिका में? माराबारी वर्सेस मेडिसन 1803 के केस से पहली बार अमेरिका में जुडिकल रिव्यू आया था। जुडिकल रिव्यू क्या है? ये बोला है कि कोर्ट को डिक्लेयर करना है कि मान लो कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और उससे लोगों का वायलेशन हो रहा, तो ये पावर दिया गया है कोर्ट को कि तुम उसको नल या अवॉइड कर सकती हो। ठीक है, ऑल अमेरिकन कोर्ट इंक्लूड द लोअर फेडरल कोर्ट एंड ऑल लेवल ऑफ स्टेट कोर्ट एक्सरसाइज दिस पावर। बोला कि सभी कोर्ट करते हैं ये पावर, है, फेडरल कोर्ट भी करते हैं और छोटे कोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, चिकन बैलेंस। यहाँ पे फेडरलिज्म था, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर पढ़े जुडिकल रिव्यू यूएस के फीचर में। अब एक फीचर का नाम है चेक एंड बैलेंस। आरसी तुम आज रोजा है क्या? आरसी का लीव हो जा रहा मुझे लगा। देखो, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? बोला जो गवर्नमेंट का 3, यहाँ पे लिखा हुआ, ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लिमिट द पावर द अदर ब्रांच। गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांच है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, इन पे एक दूसरे का कंट्रोल, ठीक है, एक दूसरे का कंट्रोल रहेगा और एक दूसरे को देखेगा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो बोला कि सेनेट को क्या पावर मिला है चेक एंड बैलेंस में? तो बोल रहा है कि सेनेट को पावर दिया गया है कि डिस अप्रूवल प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट द टॉप ऑफ द ऑफिशियल। मैं बता रही हूँ, जो प्रेसिडेंट किसी ऑफिस को अपॉइंट, अभी हम क्या बोले कि प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट कर रहा है ना, प्रेसिडेंट बड़ा बड़ा ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया, लेकिन अगर सेनेट का मंजूरी नहीं मिलता है तो वो अप्रूवल खत्म कर दिया जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट ने जिसे अपॉइंट किया वो खत्म कर दिया जाएगा। सेनेट का पावर ही मेन रहता है। तो आप रोजा नहीं रखे? नहीं रखी है बाहर से, एक बैग बुरी में डर गए और नहीं, मैं तो रोजा मैं समझ नहीं पाया, अम्मी बोली हमको कि देखो देवा कुछ पूछ रही है। हम बोले आरसी रोजा है क्या, तो हमको लगा तुम्हारा आवाज नहीं जा रहा था, हम बोले लग रहा आरसी बार बार लीव हो जा रही। हाँ, मेरे मोबाइल में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वही बनवाने के लिए गए हुए थे, इसीलिए बोले 2:30 बजे क्लास करेंगे। आरसी बात सब तो बोल रहे कि क्या आरसी शाम में। हाँ, आप तारीफ वगैरह बनाएंगे? नहीं, मेरे हस्बैंड बोले हम लेके आ जाएंगे, बनाओगी मत। तब अच्छा रहेगा, यही तो ठीक है। लेके आ जाएंगे ना, ठीक रहेगा। आप कपड़ा उपड़ा धोए, थोड़ा थक उग गए हैं और हाँ तो थोड़ा नमाज किताब भी तो करने पड़ता है, खाली रोजा रखने से नहीं चलेगा। जैसे किताब पढ़ तो हम रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन
एक होता है ना आदमी हाँ पढ़ लेने से बेटर होता है ना। हाँ, पढ़ लीजिएगा तो ही ठीक लगेगा। हाँ, और ऐसे हम रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा के पढ़ेगा। नींद भी बहुत आ रहा है, रोजा है ना तो नहीं लग रहा। मेरा आदत हो जाएगा हाँ रमजान में तो नहीं खराब लगेगा, लेकिन अभी लगेगा क्योंकि अभी तुम्हारा ये है। हाँ चलो स्टार्ट कर दो। हम सोचे थे रखेंगे लेकिन फिर नहीं रख पाए, हमको मोबाइल बनाने के लिए जाना था मार्केट, तो इसीलिए नहीं रख नहीं पाए। कोई बात नहीं, ऐसे कोई फर्ज नहीं है, हम रख लिए घर में बैठ के रहेंगे तो क्या करें, इसलिए रख लिए। मेरे घर में कोई नहीं रखा, मेरी अम्मी लोग। तो ये समझ में आ गया ना कि अगर प्रेसिडेंट किसी को, देखो सेनेट को क्या पावर दिया गया है, तो चेक कर रहा है ना। प्रेसिडेंट क्या, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, किसी को कोई ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है। अब देखो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव यानी कौन है, सेनेट लेजिस्लेटिव है ना। ये आके मना कर देगा कि नहीं, तो देखो एक दूसरे का इंटरफेयर कर रहा है, चेक एंड बैलेंस कर रहा। रेटिफाई मतलब प्रेसिडेंट अगर किसी को, प्रेसिडेंट रेटिफाई करने से इनकार भी कर सकता है। जैसे सेनेट कोई ट्रीटी कर रहा है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर देने से मना कर देगा तो वो ट्रीटी रेटिफाई नहीं होगा। तो देखो एक दूसरे का इंटरफेयर कर रहा। बोल रहा है कि दोनों चेंबर मिलकर, दोनों सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट कर सकता है। और फेडरल जज पे, फेडरल जज अगर मिसकंडक्ट कर रहा तो उसको भी इम्पीचमेंट कर सकता है। तो ये चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। तो ये सब चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। फिर बोला है कि प्रेसिडेंशियल पावर क्या है, तो प्रेसिडेंशियल पावर ये है कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव का भी पढ़े, एग्जीक्यूटिव का भी पढ़े, जुडिशरी का भी पढ़े, सबका पढ़ रहे हैं ना। अभी हम जुडिशरी का पढ़ेंगे कि जुडिशरी तुम्हारा कानून को, मतलब लॉ को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। जुडिकल सिस्टम में पढ़े तो वो भी क्या चेक एंड बैलेंस के अंदर आ रहा है। मतलब तीनों ब्रांच एक दूसरे में आकर इंटरफेयर कर सक रहा है ना, रोक लगा सक रहा। बोला कि प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि अगर एक बिल पास हो जाए, कांग्रेस पास कर देता है, तो या तो फिर अगर देखो क्या होता है, कांग्रेस मतलब क्या, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने मिलकर कोई लॉ बनाया और वो लॉ वो जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे तीन ऑप्शन होता है। प्रेसिडेंट या तो उसको साइन करके लॉ बना देती है, या तो प्रेसिडेंट क्या करेगी, बिल को वापस कांग्रेस पार्लियामेंट में भेज देगी, है ना, यानी वीटो पावर का यूज की, पार्लियामेंट में भेज दी यानी कांग्रेस के पास भेज दी। तो कांग्रेस क्या समझेगी कि ओ प्रेसिडेंट ने वीटो पावर यूज किया है, ठीक है। अब कांग्रेस क्या करेगा, उसको ओवरराइड करने के लिए, वीटो को खत्म करने के लिए 2/3 मेजोरिटी से दोबारा पास करेगा, दोनों हाउस में, लेजिस्लेटिव में भी एग्जीक्यूटिव में, फिर दोबारा भेज देगा प्रेसिडेंट के पास वही लॉ को, ठीक है। तब प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा, फिर वो वीटो नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट के पावर को ओवरराइड कर दिया गया 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। फिर अगर अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है, इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई लॉ जाता है, ये सॉरी बिल जाता है, प्रेसिडेंट ना तो उसको साइन कर रहा, कुछ उसके बारे में बोल नहीं रहा, 10 दिन हो गया, तो समझा जाएगा कि वो, देखो, इट ऑटोमेटिकली बिकम द लॉ अनलेस कांग्रेस अर्जेंट ड्यूरिंग इज द पीरियड। बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे, प्रेसिडेंट कुछ हाँ ना नहीं बोल रहा है ना, ना साइन कर रहा, ना बोल रहा कि हाँ हम इस बिल को वापस भेज रहे, तब ये 10 दिन के अंदर बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा, ठीक है। अगर कांग्रेस एडजॉर्न द बिल, अगर वो एडजॉर्न लगा दे, ठीक है, कि तो और कि मैं मतलब यहाँ पे क्या है, पॉकेट वोट अगर यूज कर रहा है कि कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है, तब यहाँ पे कांग्रेस क्या करेगा, एडजॉर्न यूज करेगा। जब एडजॉर्न यूज कर देगा तो बिल खुद पे खुद डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो लोग समझ जाएगा कि वो प्रेसिडेंट इसको अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। ये इतना डीपली ना भी पड़ेगा तो चलेगा। बाकी चेक एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूएस में, यूएस में तुमको पॉलिटिकल पार्टीज जो मिलेगा, 2 पार्टी या बाई पार्टी मिलेगा। तुमको यूएस की पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोला जाता है, बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, ठीक है, या 2 पार्टी सिस्टम। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे जल्दी से चार्ज लगाना